Hello friends, welcome to my channel. As all of you know that I have discussed first 20 sums of ISC Math Specimen Paper Semester 1 2021-22 in my first part video. Now in this video, I am going to discuss the next 20 sums of that specimen paper. So let's start. Okay, so question number 21. Ramu purchased 5 pens, 3 bags, 1 instrument box and paid rupees 16. From the same shop, Venkat purchased 2 pens, 1 bag and 3 instrument box and paid rupees 19, while Gopi purchased 1 pen, 2 bags and 4 instrument box and paid rupees 25. So देखो ये बेसिकली केस बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें एक डेटा दिया हुआ है और उसके बेसिस पे 4 क्वेश्चन है. सो वो चारों क्वेश्चन इन डेटा के बेसिस पे हमें करना है. सो पहले जो डेटा दिया है ये बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर रहा है. सो अगर हम देखो क्वेश्चन 1 में क्या है, देखो इफ एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली डिनोट्स द कॉस्ट ऑफ पेन, बैग एंड इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ओके, सो अगर एक पेन की प्राइस एक्स है, एक बैग की प्राइस वाई है और एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की प्राइस जेड है, तो रामू के लिए टोटल परचेजिंग प्राइस कितना होगा. रामू ने 5 पेन खरीदा था, तो एक पेन की कीमत अगर x है तो 5 पेन के लिए होगा 5x, 3 बैग के लिए होगा 3y एंड 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के लिए होगा z. सो टोटल प्राइस है 5x प्लस 3y प्लस z एंड रामू ने पेड किया था रुपीज 16. सो इक्वल टू हो जाएगा 16. And similarly for Venkat it will be 2x plus y plus 3z equal to 19, and for Gopi that will be x plus 2y plus 4z equal to 25. So हमें क्या देखना है, which of the following is true. देखो फर्स्ट जो इक्वेशंस आया है वही है ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में जो है वो हमारा सेकेंड इक्वेशन है और थर्ड में सी इक्वेशन. सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट चॉइस हियर. इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है. देखो ए बेसिकली ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है. ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिला है इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स ही है ए. नाउ ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू, ये तो हम सबको पता है, डिटर्मिनेंट की एक्सपांड करके इसका वैल्यू फाइंड करना है. So determinant of 5, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 4 इक्वल टू क्या होगा. फर्स्ट रो की रेस्पेक्ट से अगर हम एक्सपांड करेंगे तो 5 इंटू 5 का कोफैक्टर क्या होता है 1, 3, 2, 4 माइनस 3 इंटू उसका कोफैक्टर 2, 3, 1, 4 प्लस 1 इंटू 2, 1, 1, 2. That will be 5 into 4 minus 6. That means minus 2. Minus 3 into 8 minus 3. That means 5. और plus 1 into 4 minus 3 मतलब 4 minus 1 मतलब 3. So minus 10. That was minus 2. Minus 10. Minus 15 plus 3. That is minus 25 plus 3, so minus 22 will be the right answer. That is option A. If A equal to this and adjoint of A equal to this, then find the value of x and y. इसमें देखो adjoint of A की मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है, सिर्फ हमें x और y फाइंड करना है. अब अगर हम अच्छे से देखेंगे तो ये x और y कहाँ से आता है, मतलब कौन सी एलिमेंट का कोफैक्टर है ये x एंड y. एडजॉइंट ऑफ ए बेसिकली कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है. सो ट्रांसपोज मतलब रो को हम कॉलम करके लिखते हैं. तो 3 एक्स यहाँ पे फर्स्ट रो की सेकंड एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो की सेकंड एलिमेंट मतलब कौन सी एलिमेंट का कोफैक्टर लेके ट्रांसपोज लेने के बाद वो फर्स्ट रो की सेकंड एलिमेंट होगा. ऑब्वियसली वो नंबर इस एलिमेंट का अगर कोफैक्टर लेके, देखो इसमें ए मैट्रिक्स का सारे एलिमेंट का कोफैक्टर लेना है फिर उसका ट्रांसपोज लेना है. तो अगर हम इसका ही ट्रांसपोज लेंगे तो 2 एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा
और नंबर 4 एलिमेंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट सेम ट्रांसपोज लेने के बाद भी सेम पोजीशंस में रहेगा, लेकिन ये जो रो का सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट वो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट बन जाएगा। उसका मतलब 2 का जो कोफैक्टर है वही है x। तो अगर हम 2 की कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर इस 4 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो y मिल जाएगा। तो 2 का कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे हम? कोफैक्टर ऑफ 2 क्या होगा? कोफैक्टर ऑफ 2 का पोजीशन साइन होता है माइनस, मतलब -1 होल पावर 2 का पोजीशन क्या है? 2 1। सो 2 + 1 इंटू उसका माइनर क्या होता है? 3 1 2 4। अब -1 का पावर 3 मतलब ये -1 हो जाएगा, इंटू इसका वैल्यू होता है 4 × 3 मतलब 12 -2 12 -2 होता है 10। सो वैल्यू हो जाएगा -10, मतलब x इक्वल टू हो जाएगा -10। देखो -10 दोनों ऑप्शंस में है, ऑप्शंस ए एंड सी। सो हमें और भी y भी चेक करना है, नहीं तो हम ऑप्शंस दे के चूज कर सकता था। अब y मतलब क्या होता है? कोफैक्टर ऑफ 4। कोफैक्टर ऑफ 4 वो क्या होगा? 4 की पोजीशन साइन होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सो इसमें हो जाएगा, और फिर इससे भी हम देख सकते हैं -1 पावर 4 की पोजीशन कहाँ पे है? थर्ड रो का थर्ड कॉलम में। सो 3 + 3 इंटू उसका कोफैक्टर उसका माइनर। सो क्या होता है? 5 3 2 1 5 3 2 1। कैसे फाइंड करते हैं हम? इस वाइज 4 वाइज रो और कॉलम छोड़ के बाकी जो एलिमेंट रहता है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है। सो 5 3 2 1 होगा। सो क्या होगा इसमें? -1 टू दी पावर 6 मतलब है तो +1 बन जाएगा, और इसमें 5 - 6 मतलब -1 होगी। सो y की वैल्यू a होगा x का वैल्यू, और a होगा y का वैल्यू। इसका मतलब कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। सो नेक्स्ट हम द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। कॉस्ट ऑफ 1 पेन फाइंड करने के लिए हमें x फाइंड करना है, क्योंकि एक पेन की कॉस्ट हमने x लिए थे पहले से ही। सो x हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम ax = b इस फॉर्म में लिख पाएंगे, जहाँ पे ax b तीनों ही एक मैट्रिक्स है। जहाँ पे a मैट्रिक्स है एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो हमने नंबर 2 में सॉल्व किया था उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, और x है वेरिएबल मैट्रिक्स जो होता है वेरिएबल की कॉलम मैट्रिक्स, मतलब इस तरह x y z, और b होता है ए वैल्यू 16 19 25। ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स ही है। सो इसका वैल्यू है 16 19 25। ठीक है, सो ए है बेसिकली ए मैट्रिक्स, ए वाला, एक्स है दिस एंड बी है दिस। तो हमें फाइंड क्या करना है? एक्स फाइंड करना है, क्योंकि एक्स अगर हम फाइंड करेंगे तभी एक्स वाई और जेड की वैल्यू आएगी। सो एक्स इक्वल टू क्या होगा? एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स बी। अब देखो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी फाइंड करना है। हमको पता है कि ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और बी मैट्रिक्स तो पता ही है। और यहाँ पे देखो नंबर थर्ड पार्ट में हम एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड किए थे। ठीक है, सो इन सारे वैल्यू पुट करके सिर्फ उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सब देखो क्या होता है। सो एक्स इक्वल टू बेसिकली क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या था? -2, एक्स की वैल्यू है -10 और 8, यहाँ पे है -5 19 -13 3 -7, और y की वैल्यू था -1, डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू था -22 यहाँ पे था, और b का क्या है? अभी अभी मैंने लिखा b है 16 19 और 25। ओके, सो मल्टीप्लाई करो 1 बाई -22, इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई इस हिसाब से होता है, हम सभी को पता है। सो -2 × 16 दैट इज -32 -190 प्लस 8 × 25 मतलब 200। फिर सेकेंड रो में हो जाएगा 16 × -5
-80 अच्छा, बाकी सारा वैल्यू कैलकुलेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी आए हमें तो सिर्फ x फाइंड करना है, और x मतलब पहला एलिमेंट ही है x। सो हमें इन दोनों के लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो MCQ है, टाइम बहुत ज़्यादा फैक्टर है, तो हम सिर्फ पहला वाला ऑप्शन सॉल्व करेंगे। सो इनको ऐड करके क्या हो रहा है, 1/-22 इंटू, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसमें +10 आ रहा है और इसमें -32 के साथ +10 करेंगे तो -22, मतलब यहाँ पे -22 होगा। इन दोनों में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन वो हम कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट नहीं करने वाला है। तो देखो इसमें 1/-22 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, उससे हमें मतलब नहीं है। सो XYZ इक्वल टू आ रहा है 1, और इस दोनों में समथिंग वैल्यू। हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू, क्योंकि हमें एक पेन की कीमत पूछा है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 1 होगा हमारा आंसर। एक पेन की कॉस्ट हो जाएगा 1 रुपीज। ऑप्शन सी विल बी द राइट चॉइस। ओके, आई थिंक ऑल इज क्लियर। क्वेश्चन 22. A normal window is constructed by adjoining a semicircle to the top of the ordinary rectangular window as shown in the figure given below. एक rectangular window है, उसके ऊपर एक semicircle adjoining है। The total perimeter of the windows is 10 meter. Based on the above information, answer the following questions. Okay. So इसमें देखो इसका लेंथ है x और ब्रेथ है y, ये पिक्चर में दिया हुआ है, ठीक है। और इसका टोटल पेरीमीटर बोला है 10 मीटर। अच्छा, टोटल पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब होता है किसी पॉइंट से स्टार्ट करके अगर उसी पॉइंट में हम वापस आते हैं तो वो होता है टोटल पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर। सो इसमें देखो ए वाला जो हमने रेट पोर्शंस किया है, ए होगा इसका टोटल पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका लेंथ, तो ये जो रेक्टेंगुलर फिगर है ना, ए वाला पार्ट नहीं होगा पेरीमीटर के अंदर, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगुलर फिगर है इसका लेंथ है x, तो हम लेंथ को एक ही बार कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि लेंथ एक ही बार है। ए वाला पार्ट हम नहीं लेंगे क्योंकि पेरीमीटर में उस पोर्शंस नहीं आएगा। सो देखो पेरीमीटर हो जाएगा x एक बार आ रहा है, और इसमें y इधर भी है और y इधर भी है। सो 2y प्लस ए वाला सेमी सर्कल पोर्शन। सेमी सर्कल में क्या होगा, टोटल सर्कल की पेरीमीटर होती है 2πr, तो सेमी सर्कल में क्या होगा, इसका बाई 2 मतलब πr हो जाएगा। और यहाँ पे r क्या है, r है रेडियस। तो इसमें रेडियस क्या है, देखो ये जो लेंथ है ये है डायमीटर, सो डायमीटर की हाफ होता है रेडियस, मतलब यहाँ पे r इक्वल टू हो जाएगा x/2। सो बेसिकली इस सेमी सर्कल पोर्शंस की पेरीमीटर हो जाएगी पाई इंटू x/2। सो इन तीनों की सम करके क्या आता है, 10 मीटर, वो क्वेश्चंस में बोला गया है। सो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शंस ऑफ द विंडो इज y एंड x रिस्पेक्टिवली, देन द रिलेशंस बिटवीन द वेरिएबल। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे हम सॉल्व करके y और x के बीच रिलेशंस फाइंड करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2x प्लस 4y प्लस 5x इक्वल टू हो जाएगा 20। देखो सारे ऑप्शन y इक्वल टू x की टर्म में है, तो y को हम लेफ्ट साइड में रख के बाकी सारे राइट में लेता हूँ। 20 माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू आ जाएगा 20 माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स डिवाइड बाई 4। दैट इज ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 5 प्लस 2/x, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी द एरिया ऑफ द नॉर्मल विंडो व्हिच एडमिट्स द सनलाइट, देन ए एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, मतलब एरिया फाइंड करना है। ओके, सो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो टोटल एरिया इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट
प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि वो होता है x इंटू वाई, क्योंकि x था उसका लेंथ और y था उसका ब्रेथ। और सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, देखो सर्कल का एरिया क्या होता है, वाई आर स्क्वायर होता है। तो सेमी सर्कल का ऑब्वियसली पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा, लेकिन इसमें r क्या था, r था x/2 जो हमने पहले सम्स में किए थे। तो पाई इंटू x/2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2, ए हो जाएगा ए, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या है, देखो y इक्वल टू ए वाला ऑप्शन था हमने चूज किया था, मतलब x इंटू, क्योंकि x की टर्म में फाइंड करना है, तो x इंटू 20 माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में और एक 2 है, मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 20x माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 8। इसको भी थोड़ा डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 5x और a हो जाएगा माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई 4 और होगा माइनस 2x स्क्वायर बाई 4, मतलब x स्क्वायर बाई 2 और प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 8। पाई एक्स स्क्वायर बाई 8 और पाई एक्स स्क्वायर बाई 4 को हम ऐड कर देंगे तो a हो जाएगा 5x माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, दैट इज ऑप्शन नंबर C will be the right choice. Next sum, for the maximum value of a, what will be the radius of semicircle? a की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए a का डेरिवेटिव हम करते हैं, डबल डेरिवेटिव। सो क्या करेंगे, और a इक्वल टू a था, a वाला था a, इसका डेरिवेटिव करेंगे, मतलब dA बाई dx फाइंड करेंगे। dA बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5/8 इंटू 2x माइनस 1/2 इंटू 2x। तो देखो यहाँ पे 2 कट जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, मतलब 5 माइनस पाई एक्स बाई 4 माइनस एक्स। अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, मतलब d2y बाई डी ऑफ x2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 माइनस 1। सो देखो ये बिल्कुल एक नेगेटिव वैल्यू है, मतलब इसका वैल्यू होगा लेस देन 0। अगर डबल डेरिवेटिव का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो फंक्शंस का मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब dA बाई dx इक्वल टू 0 करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो 5 माइनस पाई एक्स बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 5 इक्वल टू हो जाएगा x इंटू 1 प्लस 5/4, दैट इज x का वैल्यू हो जाएगा 20/5 प्लस 4। बट हमें फाइंड करना क्या है, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। सो रेडियस क्या था, रेडियस था x/2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 10/5 प्लस 4, 10/5 प्लस 4, मतलब ऑप्शन C विल बी द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 4, for maximum value of a, that is for these conditions, the length of the rectangle represented by y। so अगर x का वैल्यू a है तो y के वैल्यू क्या हो जाएगा। देखो y और x के बीच एक रिलेशंस पहले सम्स में था, मतलब क्वेश्चन पार्ट 1 में था, उसी रिलेशंस में x की वैल्यू फाइंड करना, पुट करके y की वैल्यू फाइंड करना है। सो y इक्वल टू क्या था, यहाँ पे देखो y इक्वल टू था 20 माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स बाई 4, y इक्वल टू 20 माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाई 4, यही था।
तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे। सो 20 माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या था, ये वाला 20/5 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 4। ओके, सो मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ 5 प्लस 4 का, तो हो जाएगा 25 प्लस 80, और इसके साथ 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो -25 माइनस 40, 25 कैंसिल आउट, सो दैट विल बी 40/4 मतलब 10। और डिनोमिनेटर में एक 5 प्लस 4 आ जाएगा, मतलब 10/5 प्लस 4 होगा ऑप्शन। 10/5 प्लस 4 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 23, consider the mapping M maps A to B defined by fx equal to this, fx is 1 1 on 2, based on the above information answer the following। ओके, पहला है डोमेन ऑफ fx, तो बहुत सिंपल सा है। डोमेन ऑफ fx मतलब क्या है, fx इक्वल टू अगर x माइनस 1/x-2 है, सो फंक्शंस यहाँ पे ए मैप्स ए टू बी है, तो ए टू बी है मतलब ए का जो वैल्यू है वही होता है डोमेन, ए जो सेट्स है। लेकिन ए सेट्स में कौन सी वैल्यू रहेगा, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो फंक्शंस जिस चीज एक्स के लिए डिफाइन है उसी एक्स ए सेट्स में रहता है और वही होगा उसका डोमेन। तो ये बेसिकली एक रियल वैल्यूड फंक्शंस है, मतलब एक्स की वैल्यू सारे रियल नंबर होता है। लेकिन क्या ये सारे रियल नंबर के लिए वैलिड है, नहीं, क्योंकि अगर x का वैल्यू 2 हो जाएगा तो ये फंक्शंस की डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और समथिंग बाय डिनोमिनेटर हमको पता है कि वो अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू कभी 2 नहीं हो पाएगा। लेकिन 2 छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर इसका वैल्यू हो सकता है, मतलब हम x की जगह पुट कर सकता है। सो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, सारे रियल नंबर से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 2 को छोड़ देंगे, तो ए हो जाएगा उसका डोमेन। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट चॉइस। रेंज क्या होता है, ये यहाँ पे x का वैल्यू पुट करने के बाद fx की जो टोटल वैल्यू मिलता है वही होता है रेंज। सो अगर हम fx को y माने और y इक्वल टू x माइनस 1/x-2, इसको थोड़ा सॉल्व करें फॉर x इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y, देन देखते हैं क्या आता है। yx माइनस 2y इक्वल टू x माइनस 1। सो इसमें हम x की वैल्यू लिखेंगे y की टर्म्स पे, ठीक है। सो इस x को लेफ्ट साइड पे लेते हैं, y माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस 1, दैट इज x इक्वल टू मिल रहा है 2y प्लस 1/y माइनस 1। अब देखो y का जो वैल्यू है, y का जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वही होता है फंक्शंस की वैल्यू, क्योंकि टोटल फंक्शंस का हमने y ले लिया था। अब y अगर यहाँ पे x भी रियल है y भी रियल है, तो x अगर रियल होता है तो y की वैल्यू कभी 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि y अगर 1 है तो a वाला पार्ट अनडिफाइन हो जाएगा, और अनडिफाइन तो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। सो y की वैल्यू 1 नहीं होगा, 1 छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर y की वैल्यू हो सकता है। सो रेंज क्या होगा, रियल नंबर -1। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट सम देखते हैं। gx फाइंड करना है, gx इक्वल टू 2fx माइनस 1। fx क्या था, x माइनस 1/x-2। ओके, सो सॉल्व करते हैं। g ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू fx, fx मतलब x माइनस 1/x-2, 2 इंटू दैट -1। सो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 एलसीएम है, तो इसमें हो जाएगा 2x माइनस 2, और -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -x प्लस 2 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हो जाएगा x/x-2, x/x-2 है, यस, ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। नंबर 4, ए फंक्शंस fx इज सेड टू बी 1 1। ये तो बिल्कुल आसान से, ये तो डेफिनेशन से है 1 1 होने का। f of x1 इक्वल टू f of x2 से अगर इम्प्लाई करता है x1 इक्वल टू x2, दैट विल बी द 1 1। So option A is the right choice. Now section B.
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m इफ द वेक्टर दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर मतलब ए वेक्टर है a इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और b एक अलग वेक्टर है जो है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। सो इन दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तब जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस m इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3। इसका वैल्यू अगर 0 होता है तब ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। सो 4 माइनस m प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट इज m इक्वल टू 7। सो m इक्वल टू 7 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। नंबर 25, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स। देखो इसके लिए इस एंगल को, इस लाइन को पहले एक्चुअल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एक्चुअल फॉर्म मतलब x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। इसमें ये दोनों पार्ट तो सही है, लेकिन इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मतलब इसमें माइनस एक कॉमन लेके कैंसिल आउट करना पड़ेगा, ताकि ये ऐसे बन जाएगा x माइनस 2 बाई 2 इक्वल टू y माइनस 1 बाई 7 z प्लस 3 बाई माइनस 2। और इसमें हम एक 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं ए वाला पार्ट में। सो ये भी बन जाएगा क्या, x प्लस 2 बाई माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 4 बाई 2 इक्वल टू z माइनस 5 बाई 4। अब इन दो लाइंस में डायरेक्शन रेशियो क्या है। फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो है 2 7 एंड माइनस, ये वाला 3 था, -3, और दूसरा का है a। सो दोनों लाइन के बीच एंगल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे। सो यहाँ पे पहले a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 फाइंड कर लेते हैं। a1 मतलब 2, a2 मतलब -1, सो 2 इंटू -1 प्लस 7 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 4। तो इसका वैल्यू क्या होता है -2 प्लस 14 माइनस 12, ये वाला -3 था, तो वैल्यू 0 हो रहा है। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 है मतलब cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0 मतलब थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। सो बेसिकली ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। नंबर 26, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। ये बिल्कुल इजी है। फॉर्मूला क्या था, अगर ये x1 y1 z1 ये x2 y2 z2 है तो डायरेक्शन रेशियो होता था x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 -1 मतलब -3। ओके, एक बार लिख देता हूँ, -2 -1 4 -2 5 -3, that is -3 to 2। So option B is the right choice. Question 27, the equations of a line passing through this and parallel to this। देखो ये वाला लाइन बिल्कुल सही फॉर्म में है, तो एक लाइन इसके साथ पैरेलल है मतलब रिक्वायर्ड लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो है 1 -2 और -1, क्योंकि पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो सेम होता है। तो अब रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशंस क्या होगा, x माइनस x1, ये वाला अगर x1 y1 z1 है तो फॉर्मूला था x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी, दैट इज x माइनस 1 बाई ए मतलब 1, y माइनस और -1, y1 मतलब -1, सो ए +1 हो जाएगा, बाई -2 z माइनस 0 बाई सी मतलब -1। तो देखो कौन से ऑप्शन है, x माइनस 1 बाई 1 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट सम नंबर 28, ये भी एक केस बेस्ड क्वेश्चन है
क्या है देखो, द गिवन फिगर शोन्स एन एयर होल्डर व्हिच इज इन द शेप ऑफ टेट्राहेड्रॉन ABCD का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और द वर्टिसेस ऑफ द एयर प्लेन होल्डर बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। द वेक्टर AB बहुत सिंपल है। AB वेक्टर इक्वल टू हमको क्या पता है, OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे OB वेक्टर क्या है, OB वेक्टर B का कोऑर्डिनेट देखो 2 1 3, सो OB वेक्टर क्या हो जाएगा 2i प्लस j प्लस 3k माइनस OA वेक्टर A का कोऑर्डिनेट है 1 1 1, सो OA वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा i प्लस j प्लस k। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा i प्लस 0 इंटू जे को हम नहीं लिखेंगे प्लस 2k, सो i प्लस 2k होगा AB वेक्टर, दैट इज ऑप्शन सी। AC वेक्टर, सिमिलरली AC वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OC वेक्टर मतलब C का कोऑर्डिनेट देखो 3 2 2, सो ये हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 2k माइनस OA वेक्टर तो पता ही है i प्लस j प्लस k, सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगा 2i प्लस j प्लस k। ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC मतलब ए वाला ट्रायंगल की एरिया। देखो ट्रायंगल ABC का एक फॉर्मूला था वेक्टर में, वो क्या होता था हाफ ऑफ मॉड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। सो यहाँ पे AB वेक्टर भी पता है AC वेक्टर भी पता है, दोनों का क्रॉस करके उसका मॉड्यूलस लेना है। सो AB क्रॉस AC अगर हम करेंगे तो क्या होता है AB क्रॉस AC अगर करेंगे तो A बेसिकली एक डिटर्मिनेंट से हम फाइंड करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट i j k। यहाँ पे AB वेक्टर का कंपोनेंट मतलब यहाँ पे 1 0 2 और AC वेक्टर का होता है 2 1 1। सो इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा i इंटू 0 माइनस 2 मतलब माइनस 2i और j इंटू हो जाएगा 1 माइनस 4 मतलब माइनस 3, सो प्लस 3j और प्लस k। ए हो जाएगा AB क्रॉस AC और इसका अगर हम मॉड्यूलस लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर ऑफ माइनस 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 9 प्लस 1, so root under of 14, that will be root under of 14/2 square unit. So option B will be the right choice. Number 4, the unit vector along AB मतलब कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर AB का यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा AB वेक्टर बाय मॉड्यूलस ऑफ AB वेक्टर। अब AB वेक्टर क्या था i प्लस 2k और उसका अगर हम मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर ऑफ 1 प्लस 4 हो जाएगा क्योंकि कंपोनेंट का स्क्वायर होता है। सो 1 प्लस 4 मतलब 5, सो i प्लस 2k बाई रूट अंडर ऑफ 5, i प्लस 2k बाई रूट अंडर ऑफ 5 मतलब ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। फाइनल एग्जाम में सेक्शन बी और सी में से कोई भी एक करना है, लेकिन यहाँ पे हम सारे सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देखो, ए कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट फॉर ₹20 per unit and fixed cost of the company is 45,000, that is a fixed cost. Variable cost 25% of total revenue. If x denotes the number of units produced, then what will be the total cost function? So हमें cost functions फाइंड करना है। देखो cost functions that is c of x इक्वल टू क्या होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे रेवेन्यू फंक्शंस कितना है, वेरिएबल कॉस्ट बोला है 25% ऑफ रेवेन्यू। सो रेवेन्यू पहले फाइंड करो, रेवेन्यू इक्वल टू होता है टोटल प्रोडक्शंस कितना हो रहा है x यूनिट और पर यूनिट का प्राइस कितना है 20, सो रेवेन्यू फंक्शंस हो जाएगा 20x। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा 25% ऑफ RX, दैट इज
25% मतलब 25/100 इंटू RX मतलब 20x, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 4 से 20 कैंसिल होके हो जाएगा 5, मतलब 5x हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट था 45,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट आया है 5x, so that will be our cost function. So option A is the right choice. Next questions. The demand functions for a certain commodity is given by P equal to this. What will be the total revenue for sale of 3 units? Okay. तो RX इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू एक्स। अब P मतलब यहाँ पे 4,000 माइनस 100x इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 4,000x माइनस 100x²। अब कितने यूनिट्स के लिए हमें रेवेन्यू फाइंड करना है 3 यूनिट्स। सो R ऑफ 3 फाइंड करो, मतलब क्या हो जाएगा x की जगह हम 3 पुट करेंगे। सो 4,000 इंटू 3 माइनस 100 इंटू 3²। सो 12,000 माइनस 9 इंटू 100 900। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा 11,000 दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। A company sells X packets of biscuits each day at ₹10 a packet. That means यहाँ पे P equal to 10. Demand functions. The cost of manufacturing these packets is ₹5 per packet plus fixed cost, daily overhead cost ₹700. Okay. So P है 10. Therefore RX क्या हो जाएगा RX होता है P into X. That means 10 into X, so 10x. कॉस्ट फंक्शंस क्या है C ऑफ x। कॉस्ट फंक्शंस हमें पता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट है 700 प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर पैकेट के लिए होता है 5, x पैकेट के लिए हो जाएगा 5x। तो 700 प्लस 5x। फाइंड करना है क्या प्रॉफिट फंक्शंस। P ऑफ x इक्वल टू सभी को पता है रेवेन्यू फंक्शंस माइनस कॉस्ट फंक्शंस होता है। तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 700 minus 5x, that is 5x minus 700. So 5x minus 700, option B is the right choice. Next, the cost functions of a firm is given by this. यहाँ पे basically CX होगा। The average cost functions of the firm is at x equal to 3. तो बहुत सिंपल है, CX equal to A है। एवरेज कॉस्ट फंक्शंस क्या होता है CX को अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो O ही हो जाएगा एवरेज कॉस्ट फंक्शंस। मतलब इसको हम x से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 3x माइनस 2 प्लस 6/x फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x फॉर x इक्वल टू 3। सो x की जगह हम 3 पुट करेंगे इस इक्वेशंस में। सो क्या बन जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 2 प्लस 6/3। 6/3 मतलब 2, सो इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 9, ऑप्शन सी विल बी द राइट चॉइस। Next questions. The demand functions of a certain product is represented by the functions P. Demand functions दिया है, X is the number of units demanded and P is the price per unit. तो रेवेन्यू फंक्शंस क्या हो जाएगा बहुत सिंपल है। RX इक्वल टू हमें पता है P इंटू एक्स। सो इसके साथ x मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ x मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx। दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है MR ऑफ x इक्वल टू होता है DDX ऑफ RX। मतलब रेवेन्यू फंक्शंस का डेरिवेटिव करेंगे x की रेस्पेक्ट से। सो क्या था रेवेन्यू फंक्शंस ए वाला ax³ प्लस bx² प्लस cx। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 3ax² हो जाएगा प्लस 2bx हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। सो यही है मार्जिनल रेवेन्यू 3ax² plus 2bx plus c। ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। सो ये जो MRX वैल्यू आया है इसका डेरिवेटिव करना है फिर x की रेस्पेक्ट से, तभी हमें स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू मिलेगा। सो मतलब DDX ऑफ MRX करना है। सो इस फंक्शंस का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा देखो DDX ऑफ 3ax² प्लस 2bx प्लस c। तो इसका क्या हो जाएगा x² के लिए होता है 2x, मतलब इसमें हो जाएगा 6ax और
2b रहेगा और c तो 0 हो जाएगा। सो 6ax प्लस 2b, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट है देखो, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर इज मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीज। मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीज मतलब ये जो वैल्यू ए वाला ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। सो 6ax प्लस 2b ग्रेटर देन 0, मतलब इससे हम x की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन माइनस 2b बाई 6a। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा x इज ग्रेटर देन माइनस b बाई 3a। सो फॉर दिस वैल्यू marginal revenue increase x greater than b minus b by 3, option A is the right choice. ओके फ्रेंड्स, सो दैट्स ऑल, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई थिंक तुम सबको अच्छे से समझ आया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।